तो दोस्तों दिस साइड इज क्रेजी टॉक जी और ये आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल ई विद्यालय। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल। ओके, पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था प्रोकैरियोटिक सेल। अब नीट का टाइम टेबल आ चुका है। 17 जुलाई का पेपर है। लगभग आज से काउंट करें तो 101 डेज बाकी है। तो आप जल्दी से तैयारी कर लीजिए। 2 बार रिवीजन लगा लीजिए या 3 बार रिवीजन लगा लीजिए। 30 डेज के रिवीजन आप लगा सकते हो। ये अपना खुद का टाइम टेबल बना लीजिए और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए अभी से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हो तो। और याद रखिए, हमारे चैनल पे नहीं तो आप अलग अलग चैनल पे जाकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। इस टाइम पे इम्पोर्टेंट है आपका सिलेक्शन, याद रखिए। चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अब जो नालायक बच्चे वो तो पढ़ेंगे नहीं भाई, उनको तो मालूम भी नहीं होगा कि एग्ज़ाम की डेट निकल चुकी है। लेकिन आप होशियार बच्चे हो तो याद रखिए, होशियार है ना, तो आप अभी से टाइम टेबल अपना खुद का बना लीजिए। डेली आपको क्या करना है ये इम्पोर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू आपको 3 मंथ या जो 1 मंथ में क्या करना है इससे ज़्यादा। डेली का 1 टाइम टेबल बना लीजिए डेली का, कि हाँ इतने इतने अपने को ये करना है। ऐसा रफ टाइम टेबल बना दीजिए सिर्फ डेली का। अगर आप पूरे 3 मंथ का टाइम टेबल बना के बैठेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं जमता। उतने हम एग्जैक्टली वही नहीं कर पाते, इसलिए डेली का रफ टाइम टेबल बना दीजिए। वो भी रफ बोल रहा हूँ मैं, पूरा फेयर नहीं बनाने का, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम पे इतने इतने बजे अपने को होता नहीं। समझ लीजिए आप 12 PM को आपको बैठना है। आपको बायोलॉजी 12 PM से 3 PM तक पढ़नी है। तो एग्जैक्टली कुछ बच्चे 5-5 मिनट का नैप ले सकते हैं या फिर 10 मिनट का बीच में लंबा गैप ले सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चों की कैपेसिटी नहीं बनती भाई एग्जैक्टली उतने ही घंटे बैठने के लिए। इसलिए आपको जो सुटेबल टाइम टेबल लगे उस हिसाब से अपने आप को ढाल लीजिए और अपने आप को टाइम टेबल आप बना लीजिए। ओके, तो मेरे यही बोलूँगा कि फिर से आप अभी तक कुछ ना किए हो तो जाइए, यूट्यूब पे बहुत सारा मटेरियल कंटेंट पड़ा है मेरे अलावा। ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को ही ऐसे मेरे से ही चैनल से आप पढ़ो, ऐसी बात नहीं है। आप अलग अलग जाके पढ़ सकते हो। ओके, याद रखिए इस टाइम पे आपका सिलेक्शन इम्पोर्टेंट है। चलो बिना देरी के स्टार्ट करती है। बहुत ज़्यादा बोल दिया भाई आज। यूकैरियोटिक सेल में फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंस आता है कि नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर कौन कौन से है। राइबोसोम होता है, सेंट्रियोल होता है, न्यूक्लियस होता है एंड इंक्लेशन बॉडी होता है। ये याद रखिए। सेल मेम्ब्रेन में 3 कंटेंट आते हैं मेन: प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स। मेन जो लिपिड रहता है वो फॉस्फोलिपिड रहता है। फिर से एक बार बता रहा हूँ, सेल मेम्ब्रेन में 3 कंटेंट आते हैं: प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स। लिपिड कौन सा रहता है? फॉस्फोलिपिड, याद रखिए। सेल मेम्ब्रेन जो रहती है, हम आरबीसी की स्ट्रक्चर, जो आरबीसी जो सेल रहती है उसके सेल मेम्ब्रेन को है हम स्टडी के लिए यूज करते हैं। उसको ही इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। आरबीसी को मीन्स रेड ब्लड सेल को ही इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। उसमें प्रोटीन कंटेंट कितना रहता है? 52। लिपिड 40 रहता है। रिमेनिंग जो रहेगा कोलेस्ट्रॉल हो गया, फैट्स होगा, वो रिमेनिंग रह सकता है। एनसीईआरटी में उतना डेटा दिया वाला नहीं है, लेकिन जो दिया है वो मैंने आपको बता दिया। प्रोटीन 52, लिपिड 40। अब देखते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। निकोलसन ने वो दिया था, निकोलसन। ओके, तो अब देखते कुछ जो प्रोटीन रहता है ना, जो आउटर साइड, ये मेम्ब्रेन है, आउटर साइड के बाहर जो प्रोटीन रहेगा उसको पेरीफेरल प्रोटीन बोलेंगे। जो आउटर साइड रहता है पेरीफेरल। ओके, जो इनर साइड रहेगा, इनर समझ लीजिए, जो लेयर है जो इनर साइड रहेगा, इंटरनल प्रोटीन हो गया। जो बीच में रहेगा इंटीग्रल प्रोटीन रहेगा, उसको बोला जाता है। प्रोटीन का क्या काम क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में काम आता है। जो कैटायन है जो कैटायन, एनायन एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स जो ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? प्रोटीन करते हैं, क्योंकि वो उधर लोअर कॉन्सेंट्रेशन रहता है और उनको लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन जाना पड़ता है। तो उसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट का काम हेल्प कौन करता है? मीन्स उधर प्रोटीन मेन इंपॉर्टेंस रो परफॉर्म करता है, याद रखिए।
अब ये डॉट डॉट ब्लू ब्लू डॉट दिख रही है, उसको लिपिड की लेयर बनी होती है, वो बायलैटरल लिपिड की लेयर होती है। समझ लीजिए ये लिपिड का हेड है और लिपिड की ये टेल है, ये लिपिड की टेल है और लिपिड का हेड, तो ये दूसरे को साथ इस तरह अटैच रहते हैं एज कम्पेयर टू दिस। ऐसे ये हेड बाहर की तरफ और ये जो टेल रहती है ये अंदर की तरफ, ऐसे। समझ आ रहा है क्या? ये स्ट्रक्चर में आपको डायग्राम में दिखा रहा है, ये देखिए ये स्ट्रक्चर डायग्राम में देख सकते हैं आप, देख सकते हैं ऐसे। ओके, तो हाइड्रोफोबिक रहती है टेल, जो पानी से डरती है, इसलिए वो अंदर की तरफ रहती है। और जो जो हाइड्रो वाटर से लवर रहता है वो कौन सा रहता है? हेड रहता है, इसलिए वो आउटर साइड रहता है, प्रोटेक्शन का काम करता है टेल का। याद रखिए, ये नेट में पूछा जा चुका है और इस साल पूछने की प्रोबेबिलिटी बनती है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। मोज़ेक मॉडल में इतना ही था, इससे ज़्यादा जानकारी अपने को हानिकारक है, याद रखिए। सिंगर एंड निकोलसन ने ये मॉडल दिया था 1972 में। क्वाजी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। ये लाइन क्या बोल रही है, फिर से बता रहा हूँ कि जो लिपिड की बाय लेयर रहती है ना, ये ब्लू वाली बाय लेयर है, उसमें क्या है कि क्वाजी फ्लूइड में सेमी फ्लूइड होने के कारण वो ऐसी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे रहती। जो प्रोटीन रहती है इनके बीच की, समझ लीजिए ये प्रोटीन रहेगा, वो भी नीचे ऊपर नीचे होते हैं, जिसके कारण जो 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 माइक्रोमोलिक्यूल्स या फिर कैटायन एनायन रहती है ना, उनको ट्रांसपोर्ट होने में हेल्प मिलती है। यही बोलने की कोशिश कर रही है ये सेट। एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर एज इट्स फ्लूइडिटी। याद रखिए। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे रहती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल में, सेलेक्टिवली परमेएबल होती है। याद रखिए, कुछ कुछ मॉलिक्यूल को ही सेल के अंदर छोड़ती है, कुछ कुछ मॉलिक्यूल को नहीं छोड़ती। ट्रांसपोर्ट में मेन हेल्प इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल। याद रखिए, दो प्रकार के ट्रांसपोर्ट होते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें एटीपी यूज नहीं होती, न्यूट्रल सोल्यूट न्यूट्रल मॉलिक्यूल आराम से पास हो जाते हैं, उसको डिफ्यूजन बोला जाता है। उसका एग्जाम्पल है ऑस्मोसिस। ओके, मूवमेंट ऑफ वाटर बाय द डिफ्यूजन होता है। जैसे कि उसमें क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जानना है भाई, समझ लीजिए। आपका स्कूल ऐसे ऊपर है, ऊपर स्कूल है पहाड़ी पे, समझ लीजिए या ऊपर जगह पे, और आप नीचे रहते हो तो आपको चल के जाना पड़ेगा, तो ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन हो गया है। उसको आपको एनर्जी लग रही है ऊपर जाने के लिए, नहीं, लेकिन ये हायर कॉन्सेंट्रेशन है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। ये पाम देख रहे हैं मेरा, ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। तो इधर आप नीचे आ रहे हो, नीचे चल के आ रहे हो, नीचे चल के आ रहे हो, तो आपकी एनर्जी लग रही है क्या? नहीं, आप सीधा नीचे आ रहे हो, तो इसलिए हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन एनर्जी नहीं लगती। याद रखिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अलग होता है, उसमें क्या है, लोअर लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऊपर जाना पड़ रहा है, तो उसमें एनर्जी लग रही है, ये याद रखिए। और ये जो पोलर मॉलिक्यूल रहती है वो किससे हेल्प के सहारे ऊपर जाते हैं? कैरियर प्रोटीन, मैंने बताया ना, वो प्रोटीन हेल्प करते हैं उनको ऊपर जाने के लिए, इसलिए उसके अमाउंट में एनर्जी उनके, इसलिए उनको अमाउंट, थोड़ी अमाउंट में एनर्जी लगती है। अब देखते हैं आगे, इसका एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप। ये न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम देखेंगे, अभी देखने की ज़रूरत नहीं। हमने मेम्ब्रेन देख ली, सेल में सेल मेम्ब्रेन देख ली, सेल वॉल देखते। एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, याद रखिए, प्लांट में प्रेजेंट होती है, याद रखिए। अब देखते हैं नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है। नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर आ गया तो उसको सपोर्ट करेगा। ओके, जो सेल रहेगी वो इंटरनल, उसको सपोर्ट करेगा, प्रोटेक्शन का काम करेगा। रिजिड मीन्स स्ट्रॉन्ग है, समझ लीजिए। अब देखते हैं क्या क्या यूज क्या करते हो। शेप देती है सेल को, याद रखिए, प्रोटेक्शन का काम करती है, सेल टू सेल इंटरेक्शन का काम करती है, सेल वॉल प्रोवाइड बैरियर मैंने बता दिया। रिजिड स्ट्रक्चर में प्रोटेक्शन का काम करेगी, प्रोटेक्शन में बैरियर बनाएगी, शेप देगी सेल को, और
इंटरेक्शन करेंगी सेल टू सेल विद द हेल्प ऑफ सेल वॉल। याद रखिए अलगी में कैसे सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, गैलेक्टन्स की बनी होती है, मैनन्स की बनी होती है एंड मिनरल्स की बनी होती है। मिनरल में कौन सा, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये नीट के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, आप लर्न कीजिए। अलगी और प्लांट, इसमें पूरे सेल वॉल में यही दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं प्लांट में कैसे रहती है सेल वॉल, किसकी बन रहती है, सेलुलोज की बन रहती है, हेमिसेलुलोज की बन रहती है, पेक्टिन की बनी रहती है और प्रोटीन की बनी रहती है। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट की जो पेपर उठाएंगे आप, जब इस क्रैश कोर्स या टेस्ट सीरीज चल रही होगी तो उसमें ये क्वेश्चन दिखाई देंगे आपको, दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा ही डेफिनेटली। ओके, जो प्राइमरी बनते हैं सेल वॉल उसको यंग बोलते हैं, सेकेंडरी जो सेल वॉल रहती है वो मैच्योर हो जाती है। समझ लीजिए हमने जो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में देखा था कि जो सेल रहती है, जो वैक्यूम कैम्बियम रहती है, प्राइमरी कैम्बियम, सेकेंडरी कैम्बियम, प्राइमरी कैम्बियम ए रहती। ओके, जस्ट इसके बीच में सेकेंडरी आ रही 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 सॉरी ये सेकेंडरी, इसमें उसके बाद में समझ लीजिए। फिर से एक बात बता रहा हूँ, मैंने सॉरी गलत एक्सप्लेन कर दिया था, अब फिर से बता रहा हूँ कि जो ये प्राइमरी इसके अंदर बनेगी अंदर बनेगी अंदर बनेगी अंदर बनेगी, वो यंग बन रही है, जो आउटर साइड है वो सेकेंडरी, ये मैच्योर होके बाहर बन रही है। ओके, ये जो बीच में रहेगा वो कैम्बियम जो मैच्योर रहेगा, सॉरी यंग रहेगा और बाहर की तरफ मैच्योर बनेगा। याद रखा, सिंपल है, याद रखिए, ये बोलने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। अब क्या है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है, तो प्लाज्मोडेस्माटा कैसा रहता है कि जो साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म सेल को अटैच कर देता है, उसको ही प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। और जो सेल को सेल एक दूसरे को साथ कनेक्ट करता है ना, वो मिडल लैमेला बोलते हैं उसको। फिर से एक बार बता रहा हूँ, मिडल लैमेला क्या है कि जो सीमेंट का काम करते, दो दीवार एक पकड़ ली, ये दो एक दीवार ऐसे पकड़ ली, इनको दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, मिडल लैमेला कर रहा है। लेकिन एक दूसरे को समझ लीजिए, एक दूसरे के साथ ये अटैच है, उनका साइटोप्लाज्म एक दूसरे के साथ अटैच है। ये देखिए ये कौन कर रहा है, प्लाज्मोडेस्माटा कर रहा है। ओके, अब देखते हैं मिडल लैमेला किसकी बनी होती है, मेड ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। ये नीट में पूछा जा चुका है 1000 बार, जो इंस्टीट्यूट के पेपर बनते हैं उसमें। अब नॉर्मल भी इंस्टीट्यूट पकड़ लिया ना, तो महाराष्ट्र में कम से कम बहुत, महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ तो कम से कम एक गली में 2-3 इंस्टीट्यूट तो आराम से होंगे, समझ लीजिए। तो हर इंस्टीट्यूट में ये क्वेश्चन पढ़ता ही रहता है, याद रखिए। मैंने आपको बता दिया, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ प्लाज्मोडेस्माटा और मिडल लैमेला की कंसेप्ट। मिडल लैमेला की कैसे रहती है, ये सेल है, ये दूसरा सेल है, ये दूसरे को अटैच कर रहे, सिर्फ टच कर रहे, टच कर रहे, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ टच कर रहे, ऐसे समझ में आएगा, टच कर रहे विद द हेल्प ऑफ मिडल लैमेला, लेकिन एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, एक कनेक्ट है, प्लाज्मोडेस्माटा इसको कनेक्ट कर रहा है। अब देखते हैं आगे, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्यों बोला गया कि एक दूसरे के जो वर्क है इनके इंडिपेंडेंट नहीं होते, एक दूसरे के साथ डिपेंडेंस रहते, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए काम करते। मीन्स एक हुआ एक बंदा, उसके ऊपर आप डिपेंडेंट है, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ऐसे ही समझ में आएगा। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा है, कुछ प्रोटीन बनाता है, कुछ लिपिड बनाता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स उसको ही पैकेजिंग करने का काम करता है। पैकेजिंग के टाइम पे लाइसोसोम्स प्रोड्यूस होते हैं, लाइसोसोम प्रोड्यूस होने के बाद जो एंजाइम सिक्रेट करते हैं, एंजाइम सिक्रेट करते हैं कौन कौन से, तो वो प्रोटीएज हो गया या फिर लाइपेज हो गया, इस तरह के एंजाइम सिक्रेट करते हैं, डाइजेशन का काम करते। जो वेस्ट प्रोडक्ट आएगा फिर डाइजेशन के बाद वो वैक्यूल में जमा हो जाएगा। इस तरह से वो प्रोसेस डिपेंडेंट से दूसरे के साथ में, इसलिए उसको इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोला गया है। फिर से एक बार कवर कर लेता हूँ, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड बनता है, लिपिड बनने के बाद जो प्रोटीन बनता है, प्रोटीन भी बनने के बाद उनका पैकेजिंग होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, पैकेजिंग होने के बाद लाइसोसोम में जाता है। लाइसोसोम क्या करते हैं, मीन्स गोल्गी कॉम्प्लेक्स में जो पैकेजिंग हो रही है उसके टाइम पे लाइसोसोम तैयार होता है। लाइसोसोम तैयार होने के बाद जो एंजाइम सिक्रेट करता है
वो प्रोटीज हो सकता है या लाइपेज हो सकता है, जिसके कारण जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है केमिकल रिएक्शन का, उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट किस में जाता है, वैक्यूल में जाता है। सिंपल सी बात। अब देखते हैं आगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? नेटवर्क रहता है किसका? टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर रहता है, स्कैटर इन साइटोप्लाज्म। ऐसे चिपक चिपक के ऐसे स्कैटर में, ऐसे जिगजैग मैनर में। आपको एक डायग्राम, हाँ, यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे जिग मैनर में पूरा ऐसा फैला हुआ होता है, याद रखिए, ऐसा ही फैला हुआ होता है पूरे साइटोप्लाज्म में। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता है, नेटवर्क रहता है ट्यूब का, उसको ही हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब्यूल जो ट्यूब रहती है उनके टाइनी स्ट्रक्चर को ही पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है, आपको दिखता है, स्कैटर रहता है, उसको ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अब दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम एब्सेंट होता है। राइबोसोम जिधर होगा उधर प्रोटीन सिंथेसिस बनेगा, हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। जिधर राइबोसोम नहीं होगा उधर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड प्रोड्यूस होता है, सिंथेसिस होता है। लिपिड के साथ लिपिड लाइक स्टेरॉयड हार्मोन सिंथेसिस होते हैं। याद रखिए, नीट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, नीट में ये आ चुका है और आने की प्रोबेबिलिटी बनती है इस साल। अब देखते हैं गोल्गी एपेरेटस। गोल्गी एपेरेटस कैसा है? डेंसली स्टेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास है, डेंसली स्टेन है, उधर पैक कॉम्पैक्ट पैक में उधर रहेगा। ओके, अब देखते हैं आगे। उसका जो शेप है कैसा रहता है? फ्लैट डिस्क शेप एंड सैक एंड सिस्टर्नी होती है उसमें प्रेजेंट। सिस्टर्नी किसको बोलते हैं अब आपको आगे दिखा दूंगा। उसकी साइज है 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। दीज आर स्टैक पैरेलल टू ईच अदर। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये नीचे के जो 2 पॉइंट है ये नेट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। उनका गोल्गी एपेरेटस का फंक्शन है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, और दूसरी बात है साइड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ये नीट में 1000 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, याद रखिए, आपको ये लर्न करना है। इस साल नीट में प्रोबेबिलिटी बनती है आने की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद ये गोल्गी एपेरेटस से ही गोल्गी एपेरेटस के बारे में बोल रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, इसका एक टुकड़ा उठा लिया, ऐसा जो ये रहेगा कॉन्वेक्स रहेगा और इधर के साइड में कॉनकेव रहेगा। कॉन्वेक्स में सिंस कॉन्वेक्स रहेगा और ट्रांस कॉनकेव रहेगा। याद रखिए, जो फॉर्मिंग फेज उसको बोलता है सिस को बोलते हैं फॉर्मिंग फेज, जिधर मटेरियल बन रहा है। ओके, मटेरियल अंदर आ रहा है, बीच में मटेरियल की पैकेजिंग हो रही है, और ट्रांस के साथ जो ट्रांस रहता है उधर वो आउटसाइड में निकल जा रहा है। फॉर्मिंग फेज से आ रहा है, मिडल में बर्थ पैकेजिंग हो रही है, और मैच्योर फेज से निकल जा रहा है। भाई फॉर्मिंग फेज से तो कुछ बनेगा, वो अंदर आ रहा है, बन रहा है, और मैच्योर फेज अच्छा मैच्योर हो गया भाई, लड़का अच्छा है, अब उसको निकाल दो, घर के बाहर निकाल दिया। समझ में आ गया ना? अब देखते हैं लाइसोसोम। फॉर्म बाय द प्रोसेसिंग ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी एपेरेटस। मैंने बोल दिया गोल्गी एपेरेटस में क्या है, पैकेजिंग की दौरान ये तैयार होता है लाइसोसोम। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर रहता है, वेसिकल स्ट्रक्चर मैंने बोल दिया, सेंट्रियोल, न्यूक्लियस एंड जो राइबोसोम रहता है, देन न्यूक्लियेशन बॉडी उसको छोड़ के जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर रहेंगे, इनके नाम आपने सुने नहीं होंगे, मेसोसोम, लाइसोसोम, ये उनके पास जो मेम्ब्रेन बाउंड रहती है ना, वो प्रेजेंट रहती है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, याद रखिए। अब क्या है, वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल द टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। मैंने पहले ही बता दिया, उनके पास लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, डाइजेशन का काम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, लिपिड को डाइजेस्ट करते हैं, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करते हैं। एंजाइम एक्टिव एट एसिडिक पीएच नियर बाय 5 pH, ओके 5 pH पे वो एक्टिव हो जाते हैं, याद रखिए। इसमें कुछ नहीं। लाइसोसोम क्या होता है, प्रोसेसिंग जब पैकेजिंग चल रही होगी किसी भी प्रोटीन की या लिपिड की गोल्गी एपेरेटस में, तब
ये तैयार होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम में क्या है, रिच रहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, उसमें लाइपेज प्रोटीज कार्बोहाइड्रेट्स रहेंगे, तो इनकी एंजाइम होने के कारण वो डाइजेशन में हेल्प करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स में लिपिड और प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने में। ओके, वो एक्टिव किस में होता है, 5 pH पे एक्टिव होता जाता है, वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर रहता है लाइसोसोम का, यही काम है डाइजेशन का, बस किस खत्म। अब देखते हैं वैक्यूल। वैक्यूल क्या है, वैक्यूल एक समझ ली स्पेस है पूरा, जस्ट लाइक गुब्बारा भाई, पूरा वो फुला हुआ रहता है, उसमें वेस्ट प्रोडक्ट रहेगा, इस कंटेन वाटर सैप एक्सटर्नल प्रोडक्ट नॉन यूजेबल मटेरियल। जो वेस्ट प्रोडक्ट है वैक्यूल में जमा होता है, उसको मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोला जाता है। याद रखिए, वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई 90% ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ सेल। 90% जो सेल का वॉल्यूम रहता है ना, तो वैक्यूल में ऑक्यूपाई रहता है, मीन्स वैक्यूल वो पूरा अपने कब्जे में रखता है 90%। याद रखिए, सम प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल उनमें प्रेजेंट होता है। इसमें इम्पोर्टेंस ये है कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। टोनोप्लास्ट इंपॉर्टेंट है, वैक्यूल के मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। दूसरी बात कि जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल रहता है किस में प्रेजेंट रहता है, अमीबा में, उसका काम के ऑस्मो रेगुलेशन का वो काम करता है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और टोनोप्लास्ट फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन गेट अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन गेटिंग, ये बोल रहा है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट इधर हो रहा है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है टोनोप्लास्ट में। अब देखते हैं आगे भाई, ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, याद रखिए। आउटर मेम्ब्रेन रहती है, इसमें इनर मेम्ब्रेन रहती है, मैट्रिक्स प्रेजेंट रहती है, और जो इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग रहती है, ऊपर नीचे उसको क्रिस्टी बोला जाता है। अब थोड़ी सी जानकारी देखते थे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया नंबर डिपेंड्स ऑन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। एनसीईआरटी ये बोल रही है भाई कि जिधर जितना सेल का प्रोडक्टिविटी होगा मीन्स सेल ज़्यादा प्रमाण में जिधर वर्क कर रही है उधर भी माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू जिधर सेल कम होगी, या फिर मीन्स वर्क सेल का कम होगा, उसके हिसाब से ज़्यादा वर्क जिधर होगा सेल का उधर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगी, यही लाइन बोल रही है। सॉसेज शेप ऑफ सिलेंड्रिकल, ये माइटोकॉन्ड्रिया का उसका शेप के बारे में बोल रही है। सॉसेज रहता है जस्ट लाइक सॉसेज शेप और सिलेंड्रिकल शेप। डायमीटर दिया है 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, लेंथ दी है 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। अब देखते हैं आगे, माइटोकॉन्ड्रिया की थोड़ी सी जानकारी अपने को देखनी है। टू मेम्ब्रेन हैविंग देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम, जो इनर मेम्ब्रेन देखी आउटर मेम्ब्रेन देखी, उनके कुछ स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं, याद रखिए। पावर हाउस बोलते हैं उसको, क्योंकि एटीपी सिंथेसिस कर रही है, जो वो जो में समझ लिए, हाँ, खाना बनाने का काम पूरे सेल में कौन कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है। सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें, फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स रहते हैं, राइबोसोम 70s रहता है, डिवाइड बाय फिजन। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिवीजन कैसे होता है, फिशन की तरफ होता है, राइबोसोम 70s होता है, फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते, पावर हाउस बोलते हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट बना मीन्स एनर्जी बना रहे एटीपी के फॉर्म में, इसलिए दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। आपने देख लिया। प्लास्टिड के बारे में देखते हैं। प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। अब ऑल प्लांट में प्रेजेंट, स्पेसिफिकली ओलिनॉइड में पिगमेंट रहते हैं। प्लास्टिड में पिगमेंट समझ लीजिए एक प्रकार का पिगमेंट रहता है प्लास्टिड में। ओके, क्लोरोप्लास्ट हमको मालूम है, क्लोरोप्लास्ट में क्या है, क्लोरोफिल रहता है एंड कैरोटीनॉइड रहता है, जो पिगमेंट करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का मीनिंग मीन्स प्लास्टिड का मीनिंग क्या है, पिगमेंट रहते हैं कलर के, उनके कलर के आधार पर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं ऑल प्लांट में। ओके, तो प्लस फर्स्ट रहता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या है, क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट रहती है, वो रिस्पॉन्सिबल फॉर होते हैं फोटोसिंथेसिस। अब आगे क्रोमोप्लास्ट में क्या है, फ्लैट सोल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट रहते हैं, वो लाइक कैरोटीन एंड जैंथोफिल हेल्प करते हैं फैट को सोल्युबल करने में। अब देखते हैं प्लास्टिड हो गया। अब देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में क्या है, अमाइलोप्लास्ट, इलाकोप्लास्ट एंड
ल्यूकोप्लास्ट ये काम क्या करते हैं, स्टोर करने का काम करता है हाइड्रोकार्बोनेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अमाइलोप्लास्ट स्टोर ऑयल एंड फैट। इलाइलो मीन्स ऑयल जो आ रहा है ना, वो इलाइलोप्लास्ट में आता है, जो ऑयल के फॉर्म में जो स्टोर करने का काम करता है इलाइलोप्लास्ट करता है, जो प्रोटीन के फॉर्म में आइकल एलियोरोप्लास्ट करता है, ये याद रखिए। और ये कैसे ल्यूकोप्लास्ट कैसा देता है, कलरलेस पे प्लास्टिक देता है, ये याद रखिए। नीट में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यार प्लास्टिक से, तो ये इंपॉर्टेंट नीट के पॉइंट ऑफ हिसाब से 5/3 ये याद रखिए आप, ये इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट ये एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको कैसा कैसा रहता है। ये थाइलाकोइड, ओके। और ये जो ये जो रहता है ना ग्रैना है, ये ग्रैना है, और ये स्ट्रोमा रहता है। क्लोरोप्लास्ट में इससे ज़्यादा जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि हमको प्लांट ग्रोथ एंड फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन देखना है, उसमें ये दो चैप्टर में पूरा एक्सप्लेन करना है अपने को, तो अभी देखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर से हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते। क्लोरोप्लास्ट कैसा रहता है, फाउंड इन मेसोफाइल सेल में पाया जाता है। लीव की जो मेसोफाइल सेल रहती है उसमें पाया जाता है, समझ लीजिए लीव है, तो लीव में जो मेसोफाइल सेल है ना, ऊपर की जगह नीचे ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए फोटोसिंथेसिस ज़्यादा नीचे होता है एज़ कम्पेयर टू अपर पार्ट, ये याद रखें। लेस शेप होती है ओवल, स्पेरिकल, डिस्कॉइड एंड रिबन शेप, ये में पाया जाती है क्लोरोप्लास्ट। लेंथ कैसी रहती है, 5 to 10 माइक्रोमीटर, विथ 2 to 4 माइक्रोमीटर। क्लैमाइडोमोनास कैसे रहती है, पर सेल में एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है क्लैमाइडोमोनास में, और ग्रीन अलगी में 20 to 40 पर सेल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होती है, देख लीजिए। क्योंकि इसलिए जो अलगी रहती है ना, ग्रीन अलगी, जो 50% जो ऑक्सीजन तैयार करने का काम कौन करती है, अलगी करती है। हमने ये बायोलॉजी प्लांट किंगडम में देखा था। डबल मेम्ब्रेन होती है इसमें, आउटर मेम्ब्रेन मोर परमेबल होती है, इनर मेम्ब्रेन लेस परमेबल होती है। हमने जो मेम्ब्रेन देखी थी, इनर मेम्ब्रेन ये है, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन हमने देख लिया था, बीच में थैलाकोइड स्मॉल रहती है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए इसमें प्रेजेंट होता है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। राइबोसोम 70S, इधर क्लोरोप्लास्ट में भी 70S है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70S है। याद रखिए कुछ कॉमन पॉइंट होते हैं जो नीट में पूछे जाते हैं और आपको उधर आपको घुमाया जाता है, तो ये याद रख लर्न कीजिए। अब थोड़ा सा राइबोसोम के बारे में जानते हैं, किसका कंपोजिशन होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन का कंपोजिशन को ही राइबोसोम बोला जाता है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल 70S, इसमें राइबोसोम 70S होता है। 60 + 40S दोनों को मिला के 80S। यस मीन्स क्या होता है, सेव पर यूनिट रहता है। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट इसको बोलते हैं, डेंसिटी साइज इसके बेसिस को, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू डेंसिटी अपॉन साइज, यही इसका रेशियो रहता है। यही राइबोसोम आपको पूछा जाएगा ना नीट में, इसलिए पढ़ने की इम्पोर्टेंस नहीं इतना, सिर्फ याद रखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया में 70S और क्लोरोप्लास्ट में 70S रहता है। अब ये NCERT में थोड़ा सा साइटोस्केलेटन के बारे में बताया गया है, अपने को 2 लाइन जाननी इसमें, कि जो माइक्रोट्यूबुल और माइक्रोफिलामेंट इंटरमीडिएट फिलामेंटस इन साइटोप्लाज्म में नेटवर्क जो स्ट्रक्चर रहता है, प्रोटीन स्ट्रक्चर, उसको ही हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं। फिर से बता रहा हूँ, नेटवर्क रहता है प्रोटीन स्ट्रक्चर लाइक माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंटस एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, इसको ही जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है इसको ही साइटोस्केलेटन बोलते हैं। फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, साइटोप्लाज्म है तो उसके साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीनियस स्ट्रक्चर रहते हैं, माइक्रो छोटे छोटे ट्यूबुल के फॉर्म में और माइक्रोफिलामेंट के फॉर्म में, ऐसे माइक्रोफिलामेंट मीन्स डंडा, और इंटरमीडिएट फिलामेंट में प्रेजेंट रहते हैं, इंटरमीडिएट के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं इन साइटोप्लाज्म, उसको ही
साइटोस्केलेटन बोला जाता है। इनका फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट, मोटेलिटी और मेंटेनेंस ऑफ अ शेप। याद रखिए, ये नीट में पूछे जा सकती है इसका, कौन साइटोप्लाज्म साइक्रोप्लाज्म में कौन किस फॉर्म में वो स्केलेटन पाया जाता है। तो 3 फॉर्म ये है और फंक्शन क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट, मोटेबिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ शेप। याद रखिए। सिलिया एंड फ्लैजिला, सिलिया एंड फ्लैजिला में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको एक बार कवर कर लेता हूँ। सिलिया में क्या है, कॉजिंग द मूवमेंट, मूवमेंट के लिए सिलिया होता है, लेकिन किस तरफ, सराउंडिंग फ्लूइड, बाहर की तरफ जो रहता है ना उसको, जो फ्लूइड रहता है उसको ऐसे मूवमेंट के कारण वो सिलिया आगे बढ़ता है। लेकिन फ्लैजिला क्या है, उसकी मूवमेंट कैसी रहती है, इनर मूवमेंट रहती है, इनर सेल में मूवमेंट रहती है। लेकिन सिलिया में आउटर साइड मूवमेंट रहती है, बॉडी सेल के आउटर साइड मूवमेंट रहती है। याद रखिए, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट। हेयर लाइक आउट ग्रोथ ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से ही बने रहते हैं, आउटर ग्रोथ रहती है सिलिया फ्लैजिला का। फॉर द मूवमेंट, दोनों मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं, सिलिया आउटर साइड में और फ्लैजिला इनर साइड में। बोथ सिलियम एंड फ्लैजिलम इमर्ज फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडी, से ये प्रोड्यूस होते हैं, ये याद रखिए। बैक्टीरिया फ्लैजिला स्ट्रक्चर डिफरेंस याद रखिए। अब ये सिलिया फ्लैजिला का स्ट्रक्चर याद रखिए। आपको बीच में जो सेंट्रियोल शीथ रहती है उसमें अंदर 2 जो सेंट्रियोल माइक्रोट्यूबुल रहती है और जो आउटर साइड की जो लेयर रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उसमें डबल लेयर के डबलेट्स रहते हैं, पेरिफेरल में माइक्रोट्यूबुल्स रहते हैं। ओके, और जो इंटरलिंक करते हैं पूरे पेरिफेरल और माइक्रोट्यूबुल्स को, उनको इंटर डबल ब्रिज बोला जाता है। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। कैसे समझो आपको, हाँ एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। ये फ्लैजिला समझ लीजिए, सिलिया है, सिलिया फ्लैजिला, सिलिया फ्लैजिला ये सेल है, समझ लीजिए। ये पूरा उनका जो सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन से आउटर स्ट्रक्चर ये आया, सिलिया और फ्लैजिला, उसका ये स्ट्रक्चर है। उनको हमने ऐसे बीच में से काटा और ऐसे देख रहे हैं अब सिलिया और फ्लैजिला में कैसा स्ट्रक्चर है, ऐसे हम देख रहे हैं। इसमें बीच में क्या है, कैसा डिजाइन, उसमें क्या क्या पाया जाता है, ये देख रहे हैं। सेम सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जस्ट इमेजिन कर लीजिए, सेल मेम्ब्रेन पूरा ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में ऑर्गेनल्स ऐसे वैसे, इसके ही जो मेम्ब्रेन रहता है ना, ये एक्सटेंड हो जाता है, बाहर आ जाती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहती है सेल मेम्ब्रेन में। ओके, वो स्ट्रक्चर समझ लीजिए, ये स्ट्रक्चर, ये पूरा हेयर है समझ लीजिए। उसको हमने बीच में से काटा और आपको ये दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, उसका ये पार्ट दिख रहा है। आप समझ में आया क्या, ये पार्ट दिख रहा है, ऊपर का पार्ट दिख रहा है, वही हम देख रहे हैं कि उसमें है क्या, सिलिया के जो सिलिया फ्लैजिला के ट्रांसफर सेक्शन में क्या है, ये दिख रहे हैं हम। अभी समझ में आया आपको। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट रहती है, फिर से पेरिफेरल जो माइक्रोट्यूबुल रहती है वो डबलेट के फॉर्म में रहते हैं, 8 से 9 रहते हैं, 9+1 का स्ट्रक्चर रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1, ये दोनों मिला के 9+1 का वो कंपोजिशन रहता है। जो एक दूसरे को, जो डबलेट रहते हैं ना, एक दूसरे के साथ किसके कारण इंटरलिंक रहते हैं, इंटर डबलेट ब्रिज के कारण लिंक रहते हैं। बीच में क्या, सेंट्रियोल माइक्रोट्यूबुल रहती है, ये से रेडियल स्पोक रहते हैं, जो सेंट्रल शीथ रहती है उसको और डुप्लेट को अटैच करने का काम कौन करता है, रेडियल स्पोक करता है। इतना ही जानकारी आपको इम्पोर्टेंट है। अब सेंट्रोजोम क्या होते हैं, एक सेंट्रियोल एक दूसरा सेंट्रियोल एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए, उसको भी हम सेंट्रियोल बोलते हैं, याद रखिए। ये आपने को क्रोमोसोम्स जेनेटिक्स में पढ़ना है, लेकिन अभी पढ़ने की इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। इनका सेक्शन भी वही है, एक सेंट्रियोल को लिया, काट डाला, ऐसा दिख रहा है। 9 प्रिमिडिस रहती है, तीन के उसको ट्यूबुलिन प्रोटीन की वो ट्यूबुलिन की बनी रहती है। 9 मीन्स कैसे, 1 2 3 4 आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल। उसको ही हम ट्रिपलेट के फॉर्म में वो पाया जाता है। इच फिब्रिलिस इज ट्रिपलेट, यही बोल रहा है, व्हील्स के जैसा दिख रहा है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल कुछ नहीं, सॉरी सेंट्रोजोम कुछ नहीं,
दो सेंट्रियोल के मिला के सेंट्रियोल बना जाता है। एक सेंट्रियोल को हमने काट दिया तो इसका ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपके सामने। ओके, अब देखते हैं न्यूक्लियस। पूरे डायग्राम से ही आपको पता चल जाएगा कि न्यूक्लियस में होता क्या है। इसमें दो लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर, और उनके जो स्पेस रहता है आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट के बीच में जो स्पेस रहता है उसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोला जाता है। इसको ही क्रोमेटिन, वही डीएनए वही क्रोमेटिन में रहता है, याद रखिए। न्यूक्लियस न्यूक्लियस रहता है, ये पूरा नेकेड रहता है, ये याद रखिए। और ये न्यूक्लियोप्लाज्म रहता है बीच में ऐसा। फंक्शन ऑफ ऑन न्यूक्लियर पोर थोड़े थोड़े न्यूक्लियोप्लाज्म में रहते हैं, उसको हम मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन इन अ बोथ डायरेक्शन हेल्प करते हैं। न्यूक्लियर पोर मीन्स कैसे, मैं आपको न्यूक्लियर पोर दिखाता हूँ। न्यूक्लियर पोर रहता है, इसको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। पूरे मीन्स पूरा जो न्यूक्लियस रहता है उसमें थोड़ा सा स्पेस रहता है आउटर साइड में ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसको न्यूक्लियर पोर रहते हैं। उसके मूवमेंट होते हैं आरएनए और प्रोटीन के बोथ डायरेक्शन में। आप भी जा सकते हैं, मीन्स बाहर भी जा सकते हैं, अंदर भी आ सकते हैं। अब दोनों क्रोमोजोम क्या है कि दो क्रोमाटाइड मिला के, सिस्टर क्रोमाटाइड मिला के क्रोमोजोम तैयार होते हैं। नॉन सिस्टर क्रोमाटाइड से भी क्रोमोजोम बनते हैं, लेकिन हम सिस्टर क्रोमाटाइड देख रहे हैं अभी। ओके, जो एक दूसरे को अटैच करता है, एक दूसरे को जो क्रोमेटाइड है, एक दो क्रोमेटाइड को जो एक दूसरे के साथ अटैच करता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रोमेयर बोलते हैं। और जो सिस्टर क्रोमेटाइड को अटैच करता है, समझ लीजिए दो है, आपको ये दो दिख रहे हैं, एक और दो, ये काइनेटोकोर अटैच करता है, याद रखिए। दो क्रोमेटाइड को अटैच कौन करता है? काइनेटोकोर करता है, याद रखिए। और दोनों को मिला के हम क्रोमोजोम बोलते हैं। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्रोमेटाइड को अटैच करने वाला काइनेटोकोर और दो सिस्टर क्रोमेटाइड को अटैच करने वाला सेंट्रोमर। ओके, इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा, उसको ये क्रोमोजोम बोलते हैं। अब डिटेल देखते हैं। स्ट्रक्चर पैकेजिंग ऑफ डीएनए विल बी कवर इन जेनेटिक्स, हिस्टोन, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, अमाउंट ऑफ, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। इसके आधार पे जो मेट्रिक सेंट्रिक रहते हैं, मेटासेंट्रिक, जो क्रोमोजोम अलग अलग रह सकते हैं। ऐसे नहीं कि उनकी शेप ऐसे ही रहेगी, अलग अलग हिसाब से रह सकते हैं। और नीट में पूछा जा चुका है। अगर दोनों इक्वल साइड में प्रेजेंट हो तो मेटासेंट्रिक, अगर थोड़ी सी साइज कम होगी जो क्रोमेटाइड है उसकी, तो सब मेटासेंट्रिक। अगर उसकी बहुत ही लिटरली जस्ट नियर द जो काइनेटोकोर रहता है ना, उसकी जस्ट नियर द काइनेटोकोर अगर क्रोमेटाइड की साइज आ गई तो उसको एक्रोसेंट्रिक बोलेंगे। और उसकी अगर सेंट्रियोल नहीं है, आगे क्रोमेटाइड नहीं है काइनेटोकोर के आगे एक पार्ट में, तो उसको टेलोसेंट्रिक बोलेंगे। अब इतना ही था। अब सिर्फ माइक्रो बॉडीज बाकी। माइक्रो बॉडीज में कुछ नहीं, माइन्यूट वेसिकल्स रहती है इम्प्लांट एंड एनिमल्स में। माइक्रो बॉडीज का जो मेन है वो काम है एंजाइम कंटेन करना। बस आज का लेक्चर इधर ही ख़त्म करते हैं।